ईश्वर जी, अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा उस पे भगवान एकनाथ की भी कृपा होगी, देवराज इंद्र की भी कृपा होगी और उसके अंदर अजीत क्षमता दिखाई पड़ रही होगी। आश्वस्त रहिए, 26/11 का दिन गांधी जी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, देश किसी को भी नेता मानने को तैयार है, पर जब जात का सवाल उठेगा ना, तो फिर देश ये कहता है कि मेरी जात का नेता फिर मेरी जात का होगा। जात का सवाल उठा के दूसरी जात का नेता मेरी जात का नहीं के साथ में अभी आपने क्या बोला? जाति में गर्मी आपके भीतर इतनी है, संबंधित सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका दे। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है। प्रियंका जी, अब कान खोल के सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। कहा है अभी आप युवा हैं, आप मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। मैं तो ऐश्वर्या जी ये देख रहा हूं कि रत्नाकर जी और प्रियंका जी कहते हैं अथवा थामा हथो नरो वा के बाद शंख बजा दे रहे, कुंजरो आने ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे कमीशन पे भी आरोप लगा दिया, राजीव कुमार जी को कह दिया पिच बनाते थे। अरे पिच तो आपके लिए एमएस गिल साहब ने बनाया, जिनको आपने न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि वैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के लिए पिच सजाई थी रत्नाकर जी। इसलिए किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगलियां आप पर उठेंगी और आप यूनिवर्सिटी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये विकेट किसने बनाया? सुनिए, 139 साल पुरानी पार्टी 44, 52, 99 पे रह गई, थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं पहुंच पाई। ये विकेट किसने बनाया? कांग्रेस का नेतृत्व 139 साल में अनेक बार जनता की नजर में हीरो बना, अनेक बार विलन बना, नायक और खलनायक बना, मगर उपहास का पात्र पहली बार बना। ये विकेट। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है महायुति की सुनामी, महाराष्ट्र की नई कहानी, चल गया बटोगे तो कटोगे वाला नारा। विधानसभा चुनाव में पूरा महाराष्ट्र भगवा रंग में रंग गया। महायुति ने महाअघाड़ी के खिलाफ ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में दर्ज हो गई। महाराष्ट्र की जनता ने बम्पर बहुमत के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिसने राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए लगाए गए नारों ने पूरी फिजा ही बदल कर रख दी। चुनाव में जो नारे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे वो थे बटोगे तो कटोगे। सबसे पहले यह नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक रहोगे तो नेक रहोगे। अब महायुति के शानदार प्रदर्शन को देखकर उम्मीद लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र की जनता को यह नारे काफी पसंद आए। इन्हीं सब विषय को लेकर यह बहस आर भारत पर चल रही है। महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों की मायूसी का आलम देखने लायक है। जो लोकसभा चुनाव में उछल उछल कर नाच रहे थे, आज ईवीएम को कोस रहे हैं और उसके चमचे राजनीतिक विश्लेषक जो इस हार पर विश्लेषण करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इसमें बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की कोई चाल है और फिर घूम फिर कर ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ना, यह इंडी गठबंधन और उसके चमचों की आदत बन गई है। डिबेट में लालू की नवी फेल प्रवक्ता प्रियंका भारती भी थी, जिसने अपने बोलने का परिचय ऐसे दिया कि वो नवी फेल ही लग रही थी। उसकी इस बदतमीजी का जवाब बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा दिया कि लालू की इस प्रवक्ता का सारा ज्ञान हवा हो गया। सुधांशु ने इसको बता दिया कि किसी भी विषय पर बात करने से पहले पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना कि चिल्लाने या बदतमीजी करने से कोई ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर त्रिपाठी के जख्मों पर भी नमक छिड़क दिया, जिसके कारण त्रिपाठी साहब उछल उछल कर अपना दर्द बयां कर रहे थे। तो देखते हैं कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने लालू की नालायक प्रवक्ता और कांग्रेस के त्रिपाठी की हवा निकाली और दोनों को उनकी औकात बता दी। तो शुरू करते हैं डिबेट। चालू करो बे। फडणवीस इस समय नागपुर पहुंचे। सूत्रों की माने तो ही इज ऑल सेट टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। वैसे एक इन प्रिंसिपल सवाल था सुधांशु जी, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला जवाब ना हो तो अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, अगर बताने का कष्ट करें आप तो। वैसे ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी, अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा उस पे भगवान एकनाथ की भी कृपा होगी, देवराज इंद्र की भी कृपा होगी और उसके अंदर अजीत क्षमता दिखाई पड़ रही होगी। आश्वस्त रहिए, 26/11 का दिन जो मुंबई के इतिहास में काला दिन बन चुका है, 26/11, वो अब 26/11 इस बार का एक नए युग का सूत्रपात करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब पंकज जी की बात पे कहना चाहूंगा। पंकज जी सुझाव दे रहे थे या आक्षेप कर रहे थे, या तो मुझे उतना नहीं समझ में आया, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, जो आपने मुद्दों की बात कही पंकज जी, वही तो मैं भी कहना चाहता हूं। आज महंगाई पिछले 3 महीने में बढ़ के 6.7% है और जब कांग्रेस की सरकार हटी थी तो 11-12% थी। उसके बावजूद कोई कहे प्रचंड महंगाई तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरता है। मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2014 में पेट्रोल का दाम 67 रुपए था, आज 94, 90, 92 रुपए, यानी लगभग 50% बढ़ा है। और 2004 में पेट्रोल का दाम 32 रुपए था और 2014 में 67% था, तो 200% बढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को देख के समझ में आती है। हम तो ईमानदारी से देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने से लेकर चौथे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाने से लेकर तीसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनाने से लेकर दूसरे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाने से लेकर डिजिटल में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से लेकर चांद के छूते कोने तक छूने वाले देश बनाने से लेकर और भारत को जल थल नभ तीनों में आणविक शक्ति से संपन्न करने वाले राष्ट्र बनाने से लेकर सब कुछ हमने किया। इसलिए हमने सारे मुद्दे की बात कही है, मगर समाजशास्त्र की बात कही तो मैं पंकज जी आपसे कहूंगा और रत्नाकर जी से मैं अनुरोध करूंगा, भारत का एक समाजशास्त्र समझिए जो राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, देश किसी को भी नेता मानने को तैयार है, पर जब जात का सवाल उठेगा ना,
तो फिर देश यह कहता है कि मेरी जात का नेता फिर मेरी ही जात का होगा। जात का सवाल उठा के दूसरी जात का नेता मेरी जात का नहीं हो सकता। और उदाहरण देख लीजिए, वीपी सिंह को लगा था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, कुछ नहीं हुआ, वो फेंकाए गए, बाकी लोग नेता बन गए। और मंडल से जो लोग नेता निकले उनको भी लगा कि मैं पूरे क्लास का नेता बनूंगा। तो मुलायम सिंह जी बाद में पहले दलित अलग हुए, फिर उनके पिछड़ों में अलग हुए, आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति और वास्तविकता में अपने परिवार के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी यही हुआ, गरीब गुरबा के नेता थे, पहले दलित अलग हुए, फिर पिछड़े में अलग हुए और आखिर में अपनी जाति के अपने परिवार के नेता रह गए। पंकज जी बताइए, आप क्या पूरे देश में कोई कह सकता है कि मैं ओबीसी का नेता हूं? यह बताइए, अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ी ओबीसी जाति है केरल में इड़वा, क्या आपको लगता है कि उनमें लहर दौड़ गई? या सिद्धारमैया जी जो कि कुरबा जाति के हैं, उनके बनने से कौन सा आपको लगता है कि ओबीसी लहरा गया बिहार में? अरे राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है, जात का मुद्दा उठाओगे जात के नेता उभरेंगे, और इन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। आज भिन्न भिन्न जातियों के नेता हैं, पता नहीं कौन से मुगालते में जो लेफ्टिस्टों ने 1990 में सही सुई अटका दी है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए और आज की जागरूक जनता का यथार्थ समझना चाहिए। हर जाति अपने आप में अब अपने हित को समझने के लिए खड़ी हो गई और उसे पता है उसके हित का साधन कौन कर रहा है और कौन उसके हित के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है। सुधांशु जी वर्सेस प्रियंका जी, प्रियंका जी काउंटर कर रही है सुधांशु जी। आनंद दादा आ रहा हूं, प्रियंका जी। जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। पागल लड़की, ये क्या कर रही है तू? अनार पगली। हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए? कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get person? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास नहीं, प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपका नहीं खोना चाहिए प्रियंका जी, प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैं जवाब मैं आपको मैम करके बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट डू दिस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। को आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क, यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था। और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था, जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और अब बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि जिस उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। का स्टेटमेंट है एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने यह बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और जनता दल टूटने वाला था। अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। या शरद यादव ने कहा है, अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के, ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, अनंत जी आ रहा हूं, सुधांशु जी नाउ लास्ट, थैंक यू। त्रिपाठी जी, इतनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें चिढ़ है, पढ़े लिखे लोगों से उन्हें चिढ़ है, गरीबों से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चित रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, वो उस तरह के फकीर नहीं थे जैसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नान्यतम द्विजात एता धर्म सनातन। लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। आप जो असत्य है लेकिन प्रिय लगे उसको बोलते हैं। आपने अंतिम दिन सुप्रिया सुले की एआई की जनरेटेड वॉइस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक अभियुक्त जिसने सरकारी बिटकॉइन 18 अपने वॉलेट में ले लिए थे, रविन्द्रनाथ पाटिल, उसको लेके आपने आरोप लगाया क्योंकि उसे लगा आपको जनता को आपको प्रिय लगेगा। और आपने पढ़े लिखे लोगों को बोला
जहां अनपढ़ों ने जहां थी वहां नहीं बनाई, भाजपा पढ़े लिखे लगन से जीती है। तो आपको झारखंड के लोग अगर मात्र 66.41% लिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको उनसे चिढ़ है, क्योंकि वहां आप नहीं जीते। आपको गरीबों से चिढ़ है। आपने कहा कि कांग्रेस कितनी गरीब मोहल्ले के लोगों को जैसी हो गई है जो झगड़ते रहते हैं। हाँ भैया, हम गरीब लोग हैं। हम क्या बात है। अंतिम जो आप वाड्रा जी जैसे सारे गरीबों, अनंत विजय जी मैंने सुन लीजिए, नहीं सुन लिया रत्नाकर जी, टाइम कम है, थैंक यू। नहीं सुधांशु जी आ रहा हूं लास्ट में। आनंद जी, आनंद जी, मैं तो ऐश्वर्या जी ये देख रहा हूं कि रत्नाकर जी और प्रियंका जी कैसे अश्वत्थामा हतो नरो वा के बाद शंख बजा दे रहे हैं, कुंजरो आने ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि रत्नाकर जी ने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा दिया, राजीव कुमार जी को कह दिया पिच बनाते थे। अरे पिच तो आपके लिए एमएस गिल साहब ने बनाया, जिनको आपने न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि मंत्री भी बनाया। पिच तो आपके लिए नवीन चावला ने तैयार किया, पिच तो आपके लिए टीएन शेषन ने तैयार किया। कहिए तो मैं पूरी सूची गिना दूं कि किन किन संवैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के लिए पिच सजाई थी रत्नाकर जी। इसीलिए किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगलियां आप पर उठेंगी। और आप यूनिवर्सिटी का किस्सा सुना करके कुछ गलत बनाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे गलत कांग्रेस के ओके। पंकज शर्मा जी 30 सेकंड, पंकज जी 30 सेकंड, पंकज जी 30 सेकंड बारे में सैकड़ों। ओके आनंद दादा, पंकज जी 30 सेकंड एंडिंग कमेंट्स। मैं तो ऐश्वर्य ये सुधांशु जी से निवेदन कर रहा था कि ये पिच किसने बनाया कि 90% हो गया स्ट्राइक रेट बीजेपी का, 58% इंक्रीज हो गया और कांग्रेस का 60% गिर गया स्ट्राइक रेट 4 महीने के भीतर। तो राहुल गांधी को समझाइए ना, थोड़े प्रकाश। अब ये भी सुधांशु जी बताएंगे आपको। नहीं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते मैं समझ, उनको ये सामान्य और स्वाभाविक लगता है क्या? सुधांशु जी जानना चाहता था उनसे। ये कांग्रेस मांग रही है मतलब ओपन, अब तो ये हो गया ओपन सपोर्ट मांग रहे थे। दीजिए सुधांशु जी फाइनल कमेंट्स। हाँ, देखिए मैं एक बात कहूंगा, अनर्गल बात करने की इंतहा होती है रत्नाकर जी। मैंने कहीं गरीब वर्ड बोला हो, अगर कोई भी रिकॉर्डेड डिजिटल जमाना हो, मैंने कहा था गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। या तो आपके कान में ईपी ऑडियो नहीं आ रहा था, या जानबूझ के आप इतना बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर मैंने गरीब बच्चे बोला हो तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करूंगा, वरना आप विड्रॉ करिए। इसलिए आए बाएं साएं मत बोला करिए। अब मैं दूसरी बात पंकज जी से कहता हूं, जो पंकज जी ने यह बात कहने का प्रयास किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह विकेट किसने बनाया? सुनिए, 139 साल पुरानी पार्टी 44, 52, 99 पे रह गई, थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं पहुंच पाई। यह विकेट किसने बनाया? कांग्रेस का नेतृत्व 139 साल में अनेक बार जनता की नजर में हीरो बना, अनेक बार विलन बना, नायक और खलनायक बना, मगर उपहास का पात्र पहली बार बना। यह विकेट किसने बनाया? आप इस पे विचार करने का प्रयास करिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात में 32 सीटें सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारी थी, उसमें से सिर्फ 18 जीत पाई। यह विकेट किसने बनाया? आप ये सोचिए कि एक दौर में जिस जमाने में कांग्रेस कभी ये कहा करती थी कि जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो इंदिरा जी, नेहरू, गांधी, राजीव जी सबके बारे में गलत बोलने लगे। ये विकेट किसने बनाया? सोचिए। और रत्नाकर जी क्या गजब बोले हैं। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो काहे भैया राजा मांडा के खिलाफ इतना अनाप शनाप बोलते थे? राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल है। वीपी सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। ये एक दिन में 2 बार पलट जाते हैं। चाहता हूं सन 97 में गुजरात की सरकार इसलिए गिरी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं का राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है और डीएमके के साथ बने हुए हैं। गजब है साहब। ये जो आप लोग इतनी पलटी खाते हैं, अब सबके सामने जान, अब वो जनता देख रही, आप जनता के सामने टिक नहीं पाते, अब वो जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।